Hello, good morning, friends. Firstly, I want to give a special thanks to CA Sansar and CA Vivek Khurana sir, giving opportunity to perform, share our knowledge on their platform. So, friends, my topic is the BEPS, base erosion profit shifting. That's a what is the BIPS? BIPS is the base erosion and profit shifting refer to tax planning strategies that exploits gaps and mismatch in tax rules. ट्रांजैक्शन को मल्टीनेशनल कंपनीज ट्रांजैक्शंस को ऐसे डिज़ाइन करती हैं कि प्रॉफिट को नो हाई टैक्स कंट्रीज से लो टैक्स कंट्रीज में शिफ्ट करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिजल्टिंग इन लिटिल आर नो ओवरऑल कॉरपोरेट टैक्स बीइंग पेड। कोई भी टैक्स उनको पे नहीं करना पड़ता। दैट्स कॉल्ड बेप्स। आते हैं नीड ऑफ बेप्स एक्शन प्लान। बेप्स एक्शन प्लान की जरूरत क्यों पड़ी? रीज़न है कि गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है रेवेन्यू का, क्योंकि जिस कंट्री में टैक्स रेट मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज कि उनको टैक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस वजह से वो थोड़ा टैक्स ज़्यादा चार्ज करते हैं कंपनीज के ऊपर कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लॉसेस होते हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी होता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ज़ीरो टैक्स होता है। ये टैक्स हेवन कंट्रीज़ बोलते हैं, लाइक केमन आइसलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, बर्मुडा, माल्टा, लग्जमबर्ग एक्सेट्रा। दैट्स यहाँ पर टैक्स नील न के बराबर है। दैट्स नेग्लिजिबल टैक्स चार्ज बाय दिस कंट्रीज। सो मैक्सिमम कंट्रीज अपनी हेडक्वार्टर्स यहीं पे इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे उनको टैक्स कम देना पड़े और अपनी प्रॉफिट को वहाँ शिफ्ट करते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन को डिज़ाइन करते हैं। इनिशियली इंटेंशन ऑफ DTAA ट्रीटी साइन की गई थी दो कंट्रीज़ के बीच में, तो उसका इंटेंशन होता था कि डबल टैक्स अवॉइडेंस, किसी भी सिंगल इनकम पर डबल टैक्सेशन ना हो। बट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डबल नॉन टैक्सेशन आर ट्रीटी शॉपिंग। इससे कि एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया कि हम एक सिंगल इनकम पर कोई भी टैक्स ना दें। गवर्नमेंट इनके बेनिफिट के लिए ट्रीटीज साइन करें और टैक्स लॉज बनाएं कि आप डबल टैक्सेशन ना हो। बट कंपनीज ने ऐसे ऐसे डेवलप किए, अपने ट्रांजैक्शंस को मैनेज किए, मैनिपुलेट किए कि हमें डबल नॉन टैक्सेशन हो या फिर हम ट्रीटी शॉपिंग करें। तो इस वजह से बेप्स एक्शन प्लान की जरूरत पड़ी। बेप्स की जर्नी, बेप्स प्लान announced by OECD, recommended in 2012 and अक्टूबर 2015 में completion हुआ। About the OECD, OECD is the stand for the Organization for Economic Cooperation and Development। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई कंट्रीज, जो कंट्रीज मेंबर हैं, उनकी गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम करती हैं और बेप्स एक्शन प्लान को इनकॉर्पोरेट करती हैं, सो दैट कि कंपनीज में ये टैक्स की अवॉइजन या एविजन एक्सेट्रा ना हो पाए, जिससे गवर्नमेंट को लॉस ना हो। 36 member countries और 5 key partners हैं। That's a BEPS action plan recommended by the OECD। OECD the recommendation plan है, 15 action plan है। 15 action plan ये addressing the tax challenges of digital economy। डिजिटल इकोनॉमीज में टैक्स को कलेक्शन कैसे करना है। यूएस में बैठी कंपनी है, उसका सर्वर सिंगापुर में है और सर्विस वो इंडिया में दे रही है, तो गवर्नमेंट उसे कैसे टैक्स कलेक्शन करना है, एक ये चैलेंज है। न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। स्ट्रेंथ
CFC रूल्स इसे बोलते हैं, एक्शन 3 को, एक्शन 4 को इंटरेस्ट डिडक्शन है, एक्शन 5 है काउंटर हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस, 6 है प्रिवेंटिव टैक्स ट्रीटी अब्यूज। इसी तरह करके 15 एक्शन प्लान्स है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द इन इट्स इनटू बेप्स एक्शन प्लान। फ्यू रिकमेंडेशन इंडिया गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओवरव्यू इज थ्री कोर प्रिंसिपल हैं एक्शन प्लान्स के, बेप्स एक्शन प्लान्स के। कोहेरेंस, सब्सटेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। कोहेरेंस है कि दो कंट्रीज की गवर्नमेंट या दो से ज़्यादा कंट्रीज की गवर्नमेंट एक साथ मिलकर कोई ऐसा रूल या प्लान या लॉ बनाए जिससे कि टैक्स एवेजन या फिर बेप्स को रोका जा सके। सब्सटेंस, मटेरियलिटी, जो जहाँ पे मटेरियलिटी है कि टैक्स ट्रीटी को अब्यूज़ किया जा रहा है, टीपी एस्पेक्ट को और स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है, मोर डिस्क्लोजर है, एक्सेट्रा। measuring the action plan 11, that's a indicator, that's a parameter or indicator। पैरामीटर है या इंडिकेटर है, जो भी आप कह लो, कि हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि बेप्स एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। पहला है प्रॉफिट ऑफ एमएनईज एफिलेटेड इज लोकेटेड इन लो टैक्स कंट्रीज हायर देन देयर ग्रुप्स एवरेज वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट रेट। दैट मीन्स कि एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट इंडिया में बहुत कम है, या फिर ऐसे आप समझ लो लो टैक्स कंट्रीज है, सपोज दैट केमैन आइलैंड या दुबई में तो नो इनकम टैक्स है। तो केमैन आइलैंड में कोई भी कंपनी सिचुएटेड है, वहाँ पर प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है, और कंपेयर टू इंडिया में उस कंपनी के एफिलिएटेड प्रॉफिट इंडिया में बहुत ही कम है। और इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही और केमैन आइलैंड में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही, तो दैट्स इंडिकेट द कि बेप्स हो रहा है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हम प्रॉफिट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट करना है, ट्रांजेक्शन्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग्स। Effective tax rate paid by the MNEs and entity are estimated lower than the similar enterprises only domestic operations. Suppose like India में HUL paying less tax compared to Patanjali and domestic. That's this is an example. FDI increases in recently ways the Cayman Island के through India में FDI increase करी, that's a BEPS. Suppression of taxable profit इन लोकेशन वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी, जैसे हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ प्रॉफिट बहुत कम दिखाया जा रहा है, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम दिखाया जाता है, और जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती या ना के बराबर होती, नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। दिस इज सप्रेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट। रिसीव एंटिटी लोकेटेड रॉयल्टी के फॉर्म में, कि रॉयल्टी सेम लो टैक्स कंट्रीज में रॉयल्टी ज़्यादा रिसीव हो रही है। डेट, बोथ रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन्स को ऐसा डिसाइड किया जाता है कि डिज़ाइन किया जाता है कि जो डेट होते हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट का डिडक्शन ट्वाइस लिया जा सके, या एक जगह लिया गया दूसरी जगह, एक जगह इंटरेस्ट डिडक्शन लिया गया दूसरी जगह उसे इनकम नहीं ली गई दूसरी कंट्रीज़ में। इनको हम ये एक चैलेंजेस होते हैं इनको एनालाइज करने के लिए कि डाटा अवेलेबिलिटी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ डाटा इज द कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। OECD की एक रिकमेंडेड प्लान है जिसमें कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग होती है। एड्रेसिंग द टैक्स चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी, दैट्स अ फर्स्ट बेप्स एक्शन प्लान। दैट्स जैसे हमने डिस्कस किया कि यूएस की एक कंपनी है, उसका सर्वर सिंगापुर में है या यूएस में है, सर्विस वो इंडिया में प्रोवाइड करती है, उसका कोई पीई नहीं है। इंडिया में NR नॉन रेसिडेंट से टैक्स कलेक्शन करने के लिए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रूल्स डिफाइन होता है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रूल्स डिफाइन होता है जो यह डिसाइड करता है कि इससे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा या नहीं। अगर पीई एग्जिस्ट करता है इंडिया में तो हम इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। अगर पीई एग्जिस्ट नहीं करता है
तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। तो इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कंपनीज उन लूप होल्स का बेनिफिट उठाकर टैक्स को इवेड करती हैं या शिफ्ट प्रॉफिट को शिफ्ट करती हैं। इसमें से एक एक्शन प्लान है, इसमें रिकमेंड किया है कि एग्जिस्टिंग पीई रूल्स को मॉडिफाई करना, उसमें सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस इन अनदर कंट्रीज इकोनॉमिक, एक SEP होता है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कंपनीज में है, तो वो पीई के डेफिनेशन में आएगा। फाइनेंस एक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। एक दूसरा है कि सेकंड रिकमेंडेशन है वर्चुअल फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, पीई, वर्चुअल जहाँ पे आपका सर्वर लोकेटेड है, एक उसको हम पीई मान सकते हैं। दैट्स अ रिकमेंडेशन है OECD के। एंड विदहोल्डिंग टैक्स, एक कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स हम डिडक्ट करेंगे अगर उसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस रहती है किसी रेजिडेंट कंट्रीज, नॉन रेजिडेंट कंट्रीज में। तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो इम्पोज किया है, इंसर्ट किया है बाय फाइनेंस एक्ट 2016 इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट 6%, where the service provided by NR, non-resident, not having more than 1 lakh or more. Second, neutralizing the effects of hybrid mismatch arrangements. Mismatch arrangement due to inconsistency in domestic tax law. सपोज दैट इंडिया का डोमेस्टिक टैक्स लॉ कुछ और है, US का डोमेस्टिक टैक्स लॉ कुछ और है, तो वहाँ पे क्या इश्यूज होते हैं कि इंडिया में कोई इनकम बोलते हैं कि एग्जम्प्ट है, US में बोलते हैं नहीं वो टैक्सेबल है, तो वहाँ की टैक्सेबल इनकम को डाइवर्ट कर देंगे इंडिया में और एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो नॉन डबल टैक्सेशन, जैसा कि हमने बताया था कि इनिशियली इंटेंशन ऑफ DTAA was the avoiding of double taxation। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आगे ये सारे एक्शन प्लान बनाए गए हैं। उसमें OECD ने 4 प्लान्स बताए जिसमें कि यूज़ किया जाता है क्रिएशन ऑफ 2 डिडक्शन फॉर अ सिंगल बारोड, सिंगल इंटरेस्ट अमाउंट। इसमें हाइब्रिड मिसमैनेजमेंट है, जैसे ट्रांसपेरेंट एंटिटी और ओपैक एंटिटी। ट्रांसपेरेंट एंटिटी क्या होता है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है जब कोई कंट्री ट्रांसपेरेंट एंटिटी मानती है, जैसे US है सपोज दैट, कि वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और पार्टनरशिप की इनकम जनरेट होती है, और इंडिया में पार्टनरशिप इज अ सेपरेट एंटिटी, दैट्स अ ओपेक। इंडिया इज फॉलोड ओपेक एंटिटी कंसेप्ट। जनरेशन ऑफ डिडक्शन विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम इंक्लूजन। एक कंट्री में इंटरेस्ट को एक इंस्ट्रूमेंट को डेट मानते हैं, दूसरी कंट्री में इक्विटी मानते हैं। तब जब डेट का पेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट के फॉर्म में, और दूसरी कंट्री रिसीविंग कंट्रीज जो होती है उसे इनकम ट्रीट करती है एज अ डिविडेंड, डिविडेंड इज अ एग्जाम, और इंटरेस्ट क्लेम एज अ डिडक्शन। मिसयूज ऑफ फॉरेन क्रेडिट्स, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन डिज़ाइन होते हैं कि आप वहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें आपको बिना टैक्स दिए हुए फॉरेन टैक्स क्रेडिट एज्यूम किया जाता है मिल जाए। पार्टिसिपेटिंग एग्जेम्पशन डिज़ाइन, कि एक इनकम दूसरी जगह भी एग्जेम्प्ट है और दूसरी जगह टैक्सेबल है, तो उसको स्विच कर देना, रोटेट कर देना। थर्ड है डिजाइनिंग इफेक्टिव कंट्रोल फॉरेन कंपनी रूल्स, CFC। CFC रूल्स का पहले एग्जांपल में हम देखेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है जो कि डिज़ाइन बताया गया है। इसका मेन प्रोसेस है कि शिफ्टिंग, मेन इंटेंशन सोल क्या है इसकी, शिफ्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम and passive income to subsidiaries in low tax or no tax jurisdiction, deferral of home tax country। इससे आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि सपोज दैट कि मिस्टर M रेसिडेंट इन इंडिया में एक रेसिडेंट है, उनकी इनकम दुबई से भी आती है, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम। अब रेसिडेंट इन इंडिया, ड्यू टू रेसिडेंट रूल इन इंडिया, उस पर इंडिया की इनकम पर भी टैक्स देनी है और दुबई की इनकम पर भी टैक्स देनी है। दुबई में फिर एक टैक्स प्लानिंग जनरेट करते हैं, ब्रेन इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन।
तो हम एक टैक्स प्लानिंग जनरेट करते हैं कि क्यों ना हम दुबई में एक सब्सिडरी बना दें, इंडियन कंपनीज की एक होल्डिंग सब्सिडरी बना दें। तो दुबई में एक सब्सिडरी बना देंगे तो दुबई से जनरेट होने वाली इनकम सारी दुबई की सब्सिडरी कंपनीज में आके वहाँ पे हो जाएगी, और इनकम टैक्स दुबई में ज़ीरो है, तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ा मिस्टर एम को। और उसके बाद फिर डिविडेंड भी नहीं लेते हैं, क्योंकि डिविडेंड लेंगे तो सेक्शन 115 बीवीडी में टैक्स 15% देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ प्रोविज़न है 26% आर मोर फॉरेन कंपनी में आपकी होल्डिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर नया प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो है ही है, वहाँ पे तो है ही है, कोई टैक्स नहीं है। तो इंडिया से क्या करते हैं, दुबई कंपनी से इंडिया कंपनी को लोन दे देते हैं और इंडिया कंपनी से उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट करते हैं। तो इंडिया में उसे इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, और दुबई में कोई भी टैक्स इनकम टैक्स नहीं होने की वजह से वहाँ की इनकम एग्जम्प्ट होती है, कोई कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं। तो इस तरह से उस इनकम पे जिस पे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए था, उस पर एक तो इंडियन गवर्नमेंट को डिडक्शन देना पड़ा, और दूसरा दुबई गवर्नमेंट में कोई टैक्स नहीं था तो वहाँ पे भी कुछ नहीं देना पड़ा। तो मिस्टर एम ने तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग कर ली। तो इन्हीं प्लानिंग को अवॉइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने छोटा सा स्टेप लिया, इंट्रोड्यूसिंग अ सेक्शन ऑफ 115 BBD टैक्स एट द रेट 15%। इज द 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं इसे। रिकमेंडेड OECD ने लिया CFC एग्जाम्पशन एंड थ्रेशोल्ड लिमिट, कुछ भी एग्जाम्पशन एक थ्रेशोल्ड लिमिट बनानी चाहिए जिससे ये अवॉइड बेप्स एक्टिविटी रुके। CFC इनकम को डिफाइन करना चाहिए कि कौन कौन सी इनकम CFC में आएगी, डिफाइन किया उन्होंने। पैसिव इनकम मैक्सिमम आनी चाहिए। CFC डेफिनेशन, रूल ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ CFC को कैसे डिटरमाइन किया जाना चाहिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, उनकी इनकम नोशनल इनकम तरीके से कैलकुलेट की जानी चाहिए। जैसे सपोज एग्जाम्पल में दुबई कंपनी की जो इनकम है उसको इंडियन कंपनीज के टैक्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए, ऐसा OECD ने रिकमेंडेड किया है। बट ऐसा पॉसिबल थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं भी होता इन फ्यूचर, नेवर नो। प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करना है, इंटेंशन ये होना चाहिए। इंटरेस्ट डिडक्शन एंड अदर फाइनेंशियल पेमेंट्स, एक्शन प्लान फॉर दैट्स इंटरेस्ट। सब्सिडीज वाला है कॉन्सेप्ट इसमें कि सब्सिडीज में जैसे इंटरेस्ट में एक लिमिटेशन लगा दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 94B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2017-18 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इशूड द नॉन रेसिडेंट, यानी नॉन रेजिडेंट यूएस की कंपनी ने अगर कोई भी डेट, सपोज दैट एग्जांपल में कि यूएस की कंपनी है और एक इंडिया की कंपनी है, नॉन रेजिडेंट यूएस की कंपनी ने बीइंग एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एईज इन इंडिया अगर कोई डेट देते हैं, रेजिडेंट बीइंग एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस सच बारोअर, तो इंटरेस्ट डिडक्शन शैल बी इन इंडिया में, इंटरेस्ट डिडक्शन शैल बी, इंटरेस्ट इंडिया कंपनी यूएस कंपनी को पे करेगी लेकिन डिडक्शन मिलेगा रेस्ट्रिक्टेड 30% EBDTA आर इंटरेस्ट पेड आर पेबल विच एवर इज लोअर। यानी यूएस कंपनी ने इंडियन कंपनी को कोई लोन दिया है तो इंडिया कंपनी में इंटरेस्ट की डिडक्शन 30% मैक्सिमम, या फिर 30% ऑफ EBIDTA या फिर इंटरेस्ट पेड या पेबल विच एवर इज लोअर, इंडिया में ऐसा मिलेगा। और जो एक्सेस होता है तो उसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो रिकमेंडेशन किया है उन्होंने कि OECD ने, उन्होंने मतलब OECD ने फिक्स रेशियो रूल्स, मतलब जिसकी जितनी एसेट होगी फिक्स एक रेशियो बनाया जाएगा और उस रेशियो के इक्विवेलेंट डाला जाएगा। ग्रुप रेशियो अलाउ टू एंटिटी डिडक्ट मोर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, परमिट एंटिटी टू नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस अबव कंट्री फिक्स्ड रेशियो, मतलब जितनी जिसकी कैपेसिटी होगी रेवेन्यू जनरेशन की उतना ही इंटरेस्ट उस कंपनी को, उस एंटिटी को, एसोसिएट एंटरप्राइजेस अलाउ किया जाएगा। काउंटर हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस, काउंटर हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस दैट्स अ रॉयल्टी, ये एक रॉयल्टी से डिफाइन है। रॉयल्टी एक्चुअली होता क्या था कि कंपनीज अपनी एक्सपेंडिचर करती थी एक्स कंट्री में रॉयल्टी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका पेटेंट करा लेती थी वाई कंट्रीज में जहाँ पर लो टैक्स और नो टैक्स होता था। तो रॉयल्टी रिसीव कहाँ होगी, वाई कंपनी में, वाई कंट्री में।
जब वाई कंट्री में रॉयल्टी रिसीव होगी तो कोई खर्चे नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं। तो तो न्यू सेक्शन 115 BBF इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है बाय फाइनेंस एक्ट 2017 कि आप 75% कोई भी रेसिडेंट 75% 75% इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर इंडिया में इनकर करता है, ठीक, और वो ट्रू इन्वेंटर है, फर्स्ट इन्वेंटर है। इन्वेंशन करने वाले का नाम पेटेंट रजिस्टर में एज अ ट्रू इन्वेंटर फर्स्ट इन्वेंटर है। तो वो रॉयल्टी के थ्रू कोई इनकम जनरेट आती है इंडिया में तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। अब इंडियन HUL है या कोई भी US की कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट करती है तो दैट्स अ इंडियन कंपनी, इंडियन रेजिडेंट कंपनी। वो 75% एक्सपेंडिचर करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, करती है टोटल एक्सपेंडिचर का, और वो रॉयल्टी रिसीव करती है। वो ट्रू इन्वेंटर होनी चाहिए, फर्स्ट इन्वेंटर होनी चाहिए, और रॉयल्टी रिसीव करती है तो 10% से ज़्यादा टैक्स, 10% तक उसे टैक्स दिया जाएगा प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस। आइडेंटिफाई रिकमेंडेशन है आइडेंटिफाई काउंटर हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस, और इस टाइप के नेक्सस जो उनके प्लान हैं, नेक्सस एक जाल होता है, जैसे एक्टिविटी बोलते हैं कि एक नोट से दूसरे नोट को कनेक्टेड, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सब मल्टीपल एक जाल टाइप का, कि उस आइडेंटिफाई करना और उसे ब्रेक करना। प्रिवेंटिंग ट्रीटी अब्यूज। ट्रीटी अब्यूज क्या है? ट्रीटी शॉपिंग है। इसमें ट्रीटी शॉपिंग से आप ये समझ लो कि जो चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है आप उसके मजे ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ समझाता हूँ। सपोज दैट इंडिया में कैपिटल गेन पे टैक्स 20% फॉर अ रेसिडेंट, और सिंगापुर में कैपिटल गेन पे टैक्स 5% है। एज पर ट्रीटी DTAA, resident of Singapore or other country would not give a tax on capital gain arise in India, ठीक है। Such resident would give a tax at that 5% to Singapore government। अब सिंगापुर कंपनी कोई US की कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, अब वो 20% टैक्स, यहाँ पे 5% टैक्स, तो वो क्या करेगी? सिंगापुर में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगी और उसके थ्रू वो इंडिया में बिजनेस करेगी, और वहाँ पे अगर वो कोई कैपिटल गेन होता है तो अब वो सिंगापुर की रेजिडेंट है तो उसको 5% ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्ट इंडिया में FDI आती तो उसे 20% देना पड़ता। तो यहाँ पे एक टैक्स प्लानिंग है। तो इसी प्लानिंग को रोकने के लिए रिकमेंडेशन किया गया LOB रूल्स, लिमिट बेनिफिट, कि आप किस किस बंदे को लिमिट बेनिफिट देंगे। PPT रूल्स, PPT रूल्स हैं दैट्स अ प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट रूल्स, कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। और सेकंड थिंग, प्रियम्बल आपको हर एक ट्रीटी में लिखना है कि द कॉमन इंटेंशन इज टू एलिमिनेट डबल टैक्सेशन विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन, कि हम कर रहे हैं डबल टैक्सेशन। जैसे फर्स्ट है कि ह्यूमन ब्रेन, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डबल नॉन टैक्सेशन, उस चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म करना है जो एक बेस है। तो और फिर एक कंबाइन है LOB एंड PPT। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी चेंजेस किए हैं सिंगापुर ट्रीटी के साथ और मॉरिशस ट्रीटी के साथ, हांगकांग ट्रीटी के साथ, ऐसे इन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल गेन, जो है कि जैसे कि एग्जांपल में मैंने टैक्स प्लानिंग बताया था, इसी के रिस्पेक्ट में उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। प्रिवेंट द आर्टिफिशियल अवॉइडेंस एंड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। PE रूल्स, PE रूल्स को एक बेसिक सा चीज़ समझते हैं हम, बेसिक सा एकदम अच्छे से। एंटी फ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंशन रूल्स और एंटी फ्रेगमेंशन, आप ऐसे समझो कि कोई भी कंपनी की एक्टिविटी इंडिया में, सब पहली एक्टिविटी है वेयर हाउसिंग, दूसरी एक्टिविटी है परचेज ऑफिस, तीसरी एक्टिविटी है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट ऑफिस। 3 ऑफिसेज उन्होंने सेपरेट एंटिटी के तौर पे खोला, मतलब तीनों की सेपरेट एक कंपनी बनाई और कंपनी तीनों की खोला। जो पहले वेब्स एक्टिविटीज़ होती थी इन्हीं के थ्रू होती थी, कि उनका तो परचेज गोडाउन भी यहीं पे है,
परचेज ऑफिस भी है, डिस्प्ले भी है। केवल सेल्स वो यूएसए से करते थे, यूएसए से कम करते थे। तो इस केस में क्या होता था कि पीई नहीं माना जाता था, क्योंकि ये दैट इज नॉट ऑक्सिलरी सर्विसेज। बट ओईसीडी के रिकमेंडेशन से इन तीनों एक्टिविटीज को कंबाइन किया जाएगा और माना जाएगा कि ये एक सिग्निफिकेंट एक्टिविटी है बिजनेस की, कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन है। तो अब कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर इसे हम पीई मान लेंगे, और जब पीई मान लेंगे तो फिर टैक्स इंडिया में कलेक्ट किया जाएगा। तो ये टैक्स प्लानिंग हुआ करती थी कंपनीज की। तो अब इनको रिकमेंडेड किया गया और इंडिया ने अडॉप्ट किया। इंडिया ने इस रिकमेंडेशन को फॉलो किया और अपने यहाँ चेंज किया। तो कई क्लॉज में चेंज किया, यूएसए के साथ चेंज किया, यूएसए एग्रीमेंट के साथ चेंज किया, और टैक्स मॉडल कन्वेंशन में भी ओईसीडी, यूएन मॉडल कन्वेंशन एंड यूएसए मॉडल कन्वेंशन सभी में चेंज किया गया पीई स्टेटस को। जिस आते हैं एक्शन प्लान 8, 9 एंड 10। Transfer pricing outcomes in line with the value creation, intangible risk, and capital and other high risk transaction। बेसिकली इसमें क्या है कि ट्रांसफर प्राइसिंग की जो रूल्स थे पहले, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि कंपनी उसमें और ज़्यादा मैनिपुलेशन अपनी प्रॉफिट को शिफ्ट ना कर सकें। लाइक कि जैसे सीबीसी रूल्स, एक्शन 9, एक्शन एपी 8, इंटेंजिबल एसेट्स रॉयल्टी को रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस हैं। एक्शन प्लान 9, एपी 9 इज द एड्रेस द लेवल टू रिटर्न्स टू फंडिंग प्रोवाइडेड बाय द कैपिटल इन रिच कंपनी। मीन्स कि अब यूएसए कंपनी प्रोवाइड कर रही है फंड इंडिया को, और सेम वो सिंगापुर को 100 करोड़ यहाँ दे रही, इंडिया में 100 करोड़ सिंगापुर में, लेकिन इंडिया में प्रॉफिट उसका आ रहा है 20 करोड़ और जबकि सिंगापुर में आ रहा है 80 करोड़। दैट्स नॉट अ कंपेरेबल रेशियो। तो इस रेशियोज को भी वो कंट्रोल करने के लिए एक्शन प्लान 10, एपी 10 इज द हाई रिस्क एरियाज लाइक एक्सपेंडिचर के थ्रू प्रॉफिट को मैनेज करते हैं। तो उस एक्सपेंडिचर को एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए इस एक्शन प्लान 10 को रिकमेंड किया गया है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ पेमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ एमएनई ग्रुप सच एज द मैनेजमेंट फीस, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर्स टू इरोड द टैक्स बेसिस, इनको अवॉइड करने के लिए इनको प्लान एक्शन प्लान कहे हैं, और टीपी रूल्स को और स्ट्रेंथ दी गई है। डिस्क्लोजर ऑफ एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग अरेंजमेंट, डिस्क्लोजर करना है मैक्स टू मैक्स। इससे क्या होगा कि आप डिस्क्लोजर से क्या होगा कि आपको डाटा अवेलेबिलिटीज मिलेंगी, और जो एक्शन प्लान 11 में हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए, तो उन पैरामीटर्स को हम इंडिकेट्स को हम टेस्ट कर पाएंगे कि बेप्स हो रहा है या नहीं। जब डिस्क्लोजर ही नहीं होंगे तो हम पैरामीटर्स को कैसे टेस्ट कर पाएंगे। तो एक ये एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस 12 रिकमेंड किया गया है ओईसीडी द्वारा कि आप डिस्क्लोजर दूँ। डिस्क्लोजर देने से क्या होगा कि हम पैरामीटर्स को अपने टेस्ट करेंगे, बेप्स एक्टिविटी हो रही है तो उसमें हम रिकमेंडेशन देंगे और कंट्रोल लगाएंगे। री एग्जामिन ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन, पहले जो ट्रांसफर प्राइसिंग के डॉक्यूमेंटेशन हुआ करते थे वो केवल लोकल फाइल हुआ करती थी कि गवर्नमेंट्स को, केवल लोकल गवर्नमेंट्स को, जैसे एक एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यूएसए बेस्ड कंपनी है सपोज दैट, तो उसकी एचयूएल पूरे वर्ल्ड में पूरी वर्ल्ड में उसके बिजनेस है। तो अब इंडिया गवर्नमेंट टीपी की लोकल फाइल होती थी तो वो इंडियन गवर्नमेंट को देती थी, और यूएसए की होती थी तो वो टीपी की लोकल फाइल यूएसए गवर्नमेंट को देती थी। लेकिन ओईसीडी ने रिकमेंड किया है कि एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग और एक मास्टर फाइल। तो मास्टर फाइल में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा। जनरली क्या एमएनईज का होता है, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एक कंट्रीज में रॉयल्टी आ रही है, दूसरी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तीसरी कंट्रीज में सेल डिस्प्ले हो रहा है, चौथी कंट्रीज में वेयर हाउसिंग है। इस टाइप से वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तीसरी कंट्री में उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोल दिया कि लोन आप अपनी एमएनईज को ट्रांसफ़र करते रहो। तो ऐसे स्ट्रक्चर उनकी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए मास्टर फाइल बनाया। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग
ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस कंट्री में रेवेन्यू कितनी हो रही है, किस कंट्री में इनकम कितने हैं, टैक्सेस कितने पे किए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, टेंजिबल एसेट्स कितने हैं, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस कंपनी में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रेजेंस है। तो इन सब चीज़ों को डाटा कलेक्ट करेंगे और एक्शन प्लान 11 में जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनको हम टेस्ट करेंगे, तो हम बता पाएंगे कि डेप्स हो रहे हैं कि नहीं, और तो डेप्स को हो रहे हैं कि नहीं उनको हम बता पाएंगे, और फिर हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे। दैट्स मीन हम इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि OECD इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर गवर्नेंस। और इंडियन टैक्स में सेक्शन 92D मेंटेनेंस एंड फर्निशिंग ऑफ मास्टर फाइल एंड CBC रिपोर्टिंग, सेक्शन 286 फॉर द कंपनीज। एक्शन प्लान 14, मेकिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मोर इफेक्टिव। जब इतने सारे एक्शन प्लान बताए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्यूट्स तो होंगे ही होंगे कंपनीज के बीच में, डेफिनेशंस को, इंटरप्रिटेशंस को लेकर, एग्रीमेंट्स के इंटरप्रिटेशंस को लेकर। तो उन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म डेवलप करना है हर एक कंट्रीज के बीच में, सो दैट कि जो डिस्प्यूट आ रहे हैं वो इफेक्टिव वे में, मोर इफेक्टिव वे में रिजोल्व हो जाए, और एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट कि केसेस काफ़ी लंबे तक ना खींचे। लास्ट एक्शन प्लान 15, मल्टीलैटरल कन्वेंशन और मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट MLF। मल्टीलैटरल पहले तो है कि बायलैटरल एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में होता है, दैट्स अ बायलैटरल एग्रीमेंट। एंड मल्टीलैटरल कई कंट्रीज के, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में होता है, तो उसे मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये जो सारे एक्शन प्लान्स अभी डिस्कस किए गए हैं, उन एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारी कंट्रीज को एक साथ एक मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट पर साइन करना है, सो दैट कि ये OECD के रिकमेंडेड प्लान्स को इम्प्लीमेंट किए जा सकें। और एक रिसेंटली G7 कंट्रीज ने ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स से @ 15% प्रपोज किया है। ये भी एक तरीके से पर्पस यही है कि वेब्स एक्टिविटी को रोकने का। ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका टारगेट यही है, OECD हो गया, G7 हो गया, G20, की जो वेब्स एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकी जाएँ। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्रीज दोनों को टैक्स, जो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है या फिर टैक्स लॉस हो जाते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाती, उन गैप या मिसमैच को ख़त्म करना है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी साइन किए हैं। दीज मेजर विल प्रिवेंट ट्रीटी अब्यूज़, ट्रीटी अब्यूज़ को प्रिवेंट करता है। इम्प्रूव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें ये सारे प्रोविजन कंटेन्स हैं। द ट्रीटी अब्यूज़, इम्प्रूव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, प्रिवेंट द आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया है। स्टेटस एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिड मिसमैच। अरे ये उसका स्ट्रक्चर है MLI का। स्कोप एंड इंटरप्रिटेशन, क्या स्कोप होगा, क्या उसका इंटरप्रिटेशन होगा। हाइब्रिड मिसमैच, जो ब्रांच और ब्रांच हेड ऑफिस के बीच में कंट्रीज में होती हैं, ओपैक और ट्रांसपेरेंट एंटिटी के बीच में। ट्रीटी अब्यूज़, ट्रीटी में कुछ और लिखा है, किसी रेजिडेंट को इंटेंशन है कि उस रेजिडेंट को बेनिफिट दिया जाए, लेकिन कोई दूसरा आके बीच में घुस के लाइन में, जैसे लाइन लगी हुई है लंबी सी, जैसे लाइन लगी होती है किसी भी सामान को लेने के लिए, एक क्यू होता है कि हाँ भाई इस सीक्वेंस में जाना है, तो कोई आदमी आता है वो बीच में घुस जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ट्रीटी अब्यूज़, उसे ट्रीटी अब्यूज़ एक तरीके से बोल सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ पी स्टेटस, अपना रूप चेंज करके लाइन में घुस जाना कि हमें चीज़ें जल्दी मिल जाए। अवॉइडेंस ऑफ पी स्टेटस, तो वो अपना रूप को चेंज कर लेते हैं, तो वो पी स्टेटस ही चेंज कर लेते हैं कि पी हम है ही नहीं, हम फॉरनर है ही नहीं। तो मतलब इस तरीके के ये है कि अपना रूप चेंज कर लेना कि हम पी स्टेटस नहीं है, पकड़े नहीं जाएंगे, हमें टैक्स ना देना पड़े। इम्प्रूविंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस को हम इम्प्रूव करना है। आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड फाइनल प्रोविजंस।
हमारा दैट्स इट। आज इस पीपीटी में इतना ही। Thanks to audience, and thanks to against the CS Ansar and Vivek sir. And please subscribe the CS Ansar channel and like the videos. Thank you.